आप लोग चाटुकारिता करने में तो एकदम मास्टर हैं। बहुत अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है, विच इज बिल्ट ऑन द बैक ऑफ, जो इस चीज पे बना है कि यूपीआई की शुरुआत 2009 में यूपीए सरकार नहीं करी। गांव तक बैंकों को 1971 में इंदिरा गांधी के बैंक नेशनलाइजेशन में पहुंचाया। आजादी दिलाई थी देश को। भारत अब 2009 में मैं तो कह रहा हूं आप लोगों ने भारत का जन्म ही कांग्रेस की वजह से हुआ। तो भारत था कहां? टाटा जैसी कंपनी ने कहा, टाटा जैसी कंपनी की, टाटा जो माना जाता है कि बड़ा फेयर डील करती थी, उसकी जो है एक महिला जो है वो ये कहती थी कांग्रेस हमारी दुकान है। हमें इन मुद्दों की बात ही नहीं करनी चाहिए, मेरा तो साफ साफ मानना है। लेकिन अगर कांग्रेसी चाटुकारिता पर आए तो कांग्रेसी ये भी कह देंगे कि भारत का जन्म गांधी परिवार की कोख से हुआ। पिछली सरकारें सिर्फ शुरुआत कर सकती हैं, आधार की शुरुआत, यूपीआई की शुरुआत, ये दोनों की दोनों यूपीए सरकार में हुई। टेक्नोलॉजी बड़ी मोदी सरकार से आगे लेके गई। अशोक जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम भारत में बैठ के रात के 9 बजे देश के मुद्दों की जगह एक हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर फर्म की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। हम सब ने हिंडनबर्ग का नाम तो सुना ही है, वही हिंडनबर्ग जिसने अभी कुछ दिनों पहले अडानी ग्रुप पर सनसनीखेज आरोप लगाए थे और निवेशकों का लाखों करोड़ रुपया एक झटके में डूब गया था। अब अच्छी खबर यह है कि हिंडनबर्ग की दुकान बंद होने वाली है। हिंडनबर्ग के संस्थापक एंडरसन ने ऐलान किया है कि वो हिंडनबर्ग को बंद करने वाले हैं। जैसे ही रिपोर्ट आई, भारत में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई। हिंडनबर्ग के बंद होने पर बीजेपी ने भी कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। कांग्रेस की तरफ से निखिल जैन और राष्ट्रवादी न्यूज एंकर अशोक श्रीवास्तव हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो खुद जो है एंडरसन ने कहा कि मैंने जी इस साल के अंत में ये सोचा था, यानी कि दिसंबर में उन्होंने सोचा कि अब इसको वाइंड अप कर दें। और आपको बता रहा हूं दिसंबर में क्यों सोचा, क्योंकि नवंबर में अमेरिका की सत्ता पलट गई। नवंबर में अमेरिका में सत्ता पलटी और उसके बाद जो है एंडरसन को लगा अब तो मैं फंस गया हूं, अब तो जो है ट्रंप साहब छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा बोरिया बिस्तर जांच के दायरे में अभी भी है और मुझे लगता है अगर ट्रंप प्रशासन ने अभी भी जांच करेगी तो ये बुरी तरह से फंसने वाले हैं। सरकार अगर यूनाइटेड स्टेट्स में बदल रही है, जो बाइडेन की जगह डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि वो इंडिया के लिए बहुत फायदे की बात होने वाली है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो साफ कर दिया है कि टैरिफ्स बढ़ाए जाएंगे और इंडिया का नाम लेके बोला कि इंडिया से आने वाली चीजों पर टैरिफ्स बढ़ेंगे। तो हमारे जो यहाँ के उत्पादन करने वाले लोग हैं, जो आयात करते हैं, निर्यात करते हैं, माफ कीजिएगा, एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से बाहर अपने गुड्स को, उनके लिए तो नुकसान होने वाला है कि अगर यूएस में टैरिफ्स लगेंगे। हमें उस चीज की चिंता करनी चाहिए, ना कि इस चीज की कि कोई शॉर्ट सेलर ने अपनी कंपनी क्यों बंद कर दी। फॉर ऑल वी नो वो एक नई कंपनी खोल लेंगे, फिर से वो यही काम करेंगे। वो यूएस की जगह क्या पता स्विट्जरलैंड में बेस कर ले अपने आपको, दुबई में बेस कर ले, जहां पे टैक्सेशन के उन्हें ज्यादा फायदे हो। हमें इन मुद्दों की बात ही नहीं करनी चाहिए, मेरा तो साफ साफ मानना ही है। अच्छा अशोक जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मेरे हिसाब से आज भाजपा प्रवक्ता ने बोली है कि देश में निवेशकों का बहुत नुकसान हुआ है, 11 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? और मैं उसका सबसे पहले जवाब दे दूं, उसके लिए जिम्मेदार है माधवी बुच, सेबी की अध्यक्ष, निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने देश की स्टॉक मार्केट की रेगुलेशन का कुछ नहीं देखा है। आपके जितने भी दर्शक स्टॉक मार्केट में निवेश करते होंगे और पिछले 10 साल से करते हैं या 15 साल से कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि आज की डेट में स्टॉक्स की पीई कितनी ज्यादा हाई है। All the stocks in the Indian market are heavily overvalued और इस पे सेबी ने कोई कंट्रोल नहीं करा है। सेबी के नॉर्म्स इतनी इजीली फ्लाउट करती हैं अदानी जैसी कंपनियां की, जब एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी को 75% से ऊपर की होल्डिंग 25% मिनिमम पब्लिक होल्डिंग रखनी होती है, वो नॉर्म को फ्लाउट करता है अदानी ग्रुप। जब अदानी जी के भाई भतीजावाद करके अपना इंडिया से बाहर की कंपनियों के थ्रू वो 25% से कम पब्लिक होल्डिंग लग के अपने स्टॉक को मैन्यूवर करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, इन सब चीजों से देश के निवेशकों का नुकसान होता है। उन्होंने जनधन अकाउंट की बात करी और किस तरीके से करोड़ों भारतीयों तक वो बैंक अकाउंट की सुविधा पहुंची। बहुत अच्छा काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है, विच इज बिल्ट ऑन द बैक ऑफ, जो इस चीज पे बना है कि यूपीआई की शुरुआत 2009 में यूपीए सरकार नहीं करी। गांव तक बैंकों को 1971 में इंदिरा गांधी के बैंक नेशनलाइजेशन में पहुंचाया। आजादी दिलाई थी देश को। भारत अब 2009 में मैं तो कह रहा हूं आप लोगों ने भारत का जन्म ही कांग्रेस की वजह से हुआ। तो भारत था कहां? भारत था कहां? वो तो भारत का जन्म ही, वो तो भारत का जन्म ही गांधी परिवार के, मुझे शब्द कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कांग्रेसी चाटुकारिता पर आए तो कांग्रेसी ये भी कह देंगे कि भारत का जन्म गांधी परिवार की कोख से हुआ। आप लोग चाटुकारिता करने में तो एकदम मास्टर हैं। गजब बेइज्जती है। तो ये भी कह दीजिए कि गांधी परिवार की कोख से भारत का जन्म हुआ। आपने मुझे चाटुकार कहने में 1 मिनट नहीं लगाया, लेकिन अगर आप
आप एक काम करिए ना, आप मेरी बात को नकारिए। जो आज नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो क्यों नहीं कर लिया आपने भाई? क्यों नहीं कर लिया? नरेंद्र मोदी मोटर गाड़ी में क्यों नहीं चलते थे 150 साल पहले? 150 साल पहले पहुंच गए आप? नहीं 150 साल पहले क्यों? मैं आज का सवाल पूछ रहा हूं। आपकी गाड़ी उतर रही है, आपकी गाड़ी उतर रही है पटरी से। 150 साल पहले चले गए ना। सीधा सवाल पूछ रहा हूं, सीधा सवाल पूछ रहा हूं। जब आपने यूपीआई 2009 में लागू क्यों नहीं कर दिया भाई? क्यों नहीं लागू कर दिया? यूपीआई की शुरुआत 2009 में। और संसद के अंदर किसने कहा था? संसद के अंदर बोलने तो दीजिए। एक मिनट रुकिए ना, अभी मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। संसद के अंदर किसने कहा था 2015-16 में कि ये तो मजाक है यूपीआई? एक जो है सब्जी वाला कब से यूपीआई इस्तेमाल करेगा? ये क्या किसी बीजेपी वाले ने कहा था? मोदी जी ने कहा था? ये आपके पूर्व वित्त मंत्री ने कहा था, क्योंकि उनको खुद भरोसा नहीं था कि यूपीआई से लोग पेमेंट करेंगे। ये तो भरोसा उनको नहीं था, तो लागू क्या खाक करेंगे आप लोग? जवाब रुकिए, एक मिनट रुकिए। नहीं जवाब नहीं तो दे दीजिए। आपने इतने सवाल खड़े कर, इतना लंबा सवाल खड़ा करा, ये विषय से विषयांतर हो रहा है। आप तो जीएसटी भी कह सकते हो, क्यों नहीं आपने लागू कर दिया था? आप तो ये भी कह सकते हो। एक मिनट, राजीव गांधी से लेकर राहुल गांधी तक सबको पता था दिल्ली से 1 रुपया जाता है 15 पैसे पहुंचता है। क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया आप लोगों ने? बता दीजिए एक बार जरा। मतलब सबको पता है। राजीव गांधी कहते हैं 15 पैसे पहुंचते हैं। सुनिए, राजीव गांधी कहते हैं 15 पैसे पहुंचता है 1 रुपए में से। राहुल गांधी कहते हैं 5 पैसे पहुंचता है। तो आप लोगों ने क्या उखाड़ लिया, ये बता दीजिए गांधी परिवार ने। बात तो सही है। उस टाइम क्यों नहीं कर लिया आपने? ये विषयांतर हो रहा है। लेकिन आप 30 सेकंड बोलिए, 30 सेकंड बोलिए। मेरे सवाल का जवाब नहीं आया। थैंक यू। ये जनधन अकाउंट के ट्रांसफर इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आज की डेट में सबके हाथ में स्मार्टफोन है, 4G इंटरनेट है, जो 2014 से पहले एग्जिस्ट नहीं करता था। 2014 से पहले 6,000 रुपए के स्मार्टफोन्स नहीं आते थे। तो अगर मैं आज आके बोलूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने हर गरीब के घर लैपटॉप क्यों नहीं पहुंचाया, वो नहीं पहुंचा सकते थे क्योंकि तब लैपटॉप बहुत महंगे थे। और ये जाहिर सी बात है कि जब जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती है, चीजें सस्ती होती है, तभी चीजें पहुंचाई जा सकती है। पिछली सरकारें सिर्फ शुरुआत कर सकती हैं, आधार की शुरुआत, यूपीआई की शुरुआत, ये दोनों के दोनों यूपीए सरकार में हुई। टेक्नोलॉजी बड़ी मोदी सरकार से आगे लेके गई। सर 2014 से पहले एसएमएस आते थे, नहीं आते थे बैंकों के? एसएमएस आते थे कि वो कांग्रेस ने शुरू करे एसएमएस देने। यूपीआई एसएमएस से नहीं चलता खाली। अच्छा, अरे आज भी अरे क्या बात कर रहे हैं? आज भी गांव में, अरे क्या बात कर रहे हैं? आज भी गांव में किसानों को जो 2,000 रुपए उनके अकाउंट में आते हैं, उनके पास एसएमएस आता है। उनके पास फोटो नहीं आती, एसएमएस आता है उनके पास कि मेरे अकाउंट में 2,000 रुपए आ गए। अब रुकिए एक मिनट, गुरुप्रसाद जी, मेरा एक मिनट, आपने जवाब दे दिया, मेरा विषय से विषयांतर है। जयराम रमेश का जो बयान था उससे तो लग रहा है कि बड़ा दर्द हुआ है। वो कह रहे हैं अरे कंपनी आती जाती है, लेकिन और वो कोई दबाव में थोड़ी बंद कर रहे हैं। वो तो हिंडनबर्ग की तरफ से एंडरसन ने कहा है हम किसी दबाव में बंद नहीं कर रहे। दबाव तो दिख रहा है भाई साफ, सरकार बदल रही है, सत्ता पलट रही है, दबाव दिख रहा है। लेकिन जयराम रमेश को तो आज भी हिंडनबर्ग के सपोर्ट में ही बोलना था। तो दर्द तो हुआ है कहीं ना कहीं। क्या कहेंगे आप? अशोक जी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि हम भारत में बैठ के रात के 9 बजे देश के मुद्दों की जगह एक हिंडनबर्ग जैसे शॉर्ट सेलर फर्म की चर्चा ही क्यों कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं। क्या अदानी समूह देश के लिए इतना जरूरी हो गया कि जिस किसी एक शॉर्ट सेलर ने अदानी समूह के खिलाफ रिपोर्ट निकाली तो हमें 9 बजे एक चर्चा करनी पड़ जाए? अब वो निर्णय अपना प्रेशर में ले रहे हैं, नहीं ले रहे, ये सब मैं सच बोलूं तो अशोक जी मुझे नहीं समझ आता कि हमारे लिए चर्चा का विषय क्यों है। और मैं शुरू से यही कहता आ रहा हूं अशोक जी आपकी डिबेट में कि जो देश के विपक्ष ने संसद में और संसद से बाहर जो मुद्दा उठाया, वो मुद्दा ये नहीं था कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आ गई, नोबडी केयर्स अबाउट हिंडनबर्ग। मुद्दा ये था कि हिंडनबर्ग नाम की एक संस्था ने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें बहुत सारे एलिगेशंस थे, तथ्यों के बेसिस पे, सेंटिमेंट्स के बेसिस पे नहीं। उसमें इंडियन न्यूज पब्लिकेशंस, इंडियन कोर्ट रूलिंग्स, इंडियन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी फाइंडिंग्स, इंटरनेशनल न्यूज पब्लिकेशंस एंड हिंडनबर्ग की खुद की रिसर्च, सबको मिला जुला के अदानी ग्रुप पे बहुत संगीन आरोप लगाए गए। और उन आरोपों पे जांच किस तरीके से ढंग से नहीं हुई, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी टाइम एंड अगेन एक पैनल को पुल अप करा था कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं जांच। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। सर सुनिए, अडानी जो आप कर रहे हैं ना, तो भैया अडानी को क्यों नहीं कांग्रेस, अडानी को लेकर तो जितने और मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई नहीं कह सकता लेकिन मैं ठोक के कह रहा हूं, भारत की एक कोई मुझे बता दीजिए संस्था, एक मुझे कोई औद्योगिक घराना बता दीजिए जिसने सीधे हाथ से इतने ऊपर बढ़ गया हो। अरे टाटा जैसी फर्म जो है, एक मिनट रुकिए एक मिनट, आप भागिए मत, मेरा सवाल होना चाहिए। टाटा जैसी कंपनी ने कहा, टाटा जैसी कंपनी की, टाटा जो माना जाता है कि बड़ा फेयर डील करती थी, उसकी जो है एक महिला जो है वो ये कहती थी कांग्रेस हमारी दुकान है।
अभी तो आप कह रहे हैं कि भैया विदेशी कंपनियां उस पर क्यों जाना, उससे क्या फर्क पड़ता है, आए जाए क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसने भारत के कुछ मीडिया कंपनियों के साथ जो है उसने साठगांठ कर ली, और उसने भारत के कुछ मीडिया, सुनिए ना, एक मिनट, भारत के कुछ मीडिया, और मैं सुनिए, मैं मीडिया में काम करता हूं, मुझे 30 साल हो गए, मुझे पता है भारत के मीडिया में रिपोर्ट कैसे कैसे छपती हैं। अभी आप चाहे ना, मुझे आप बताइए, आप पैसा लाइए, क्या रिपोर्ट किस मीडिया में छपवानी है मुझे बताइए, किस मीडिया में जो रिपोर्ट चाहेंगे मैं छपवाऊंगा। बोलिए, आपका इंटरव्यू जिस चैनल में करवाना है करवाऊंगा, पैसा निकालिए, रेट फिक्स कीजिए, सारी रिपोर्ट छप जाएंगी। तो सवाल मेरा यह नहीं है कि मीडिया से ना, मेरी बात समझिए निखिल जैन, सवाल मेरा यह नहीं है कि वो कहां छपी कहां नहीं छपी। अगर आप कह रहे हैं उस पर रिपोर्ट पर चर्चा ही बेकार, उसके बंद होने पे, तो मैं फिर यही कह रहा हूं, उसकी रिपोर्ट आई, उसके ऊपर उसकी रिपोर्ट आई, भारतीय जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही थी, ठीक है, लेकिन उस पर संसद ठप करवा देते हैं, फिर कहते हैं उस पर चर्चा की क्या जरूरत है। तो भैया संसद ठप कराने की क्या जरूरत थी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने निखिल जैन और अशोक श्रीवास्तव दोनों को सुना, आप किसकी बात से सहमत हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।